जितना आप लिक्विडिटी और जितना फाइनेंस के करीब अपना यूज़ केस बनाओगे, उतना वो सस्टेनेबिलिटी की तरफ रहता है। अगर हम डीफाई किसी को समझाएं फॉर अ न्यूबी, तो मतलब अगर मैं अपने ओपिनियन से बोलूं, फाइनेंशियल वर्ल्ड विदाउट एनी मिडल ऑर्गेनाइजेशन, बैंक और अ पर्सन। जो गेम है ना, वो ये है कि आपको एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम बनाना है जहाँ सिस्टम को चीट करने का इंसेंटिव और रिस्क जो हैं वो जितनी कम होंगी। आप सारी रिस्क पूरी तरह 100% कोई भी ख़त्म नहीं कर सकता, क्योंकि लाइफ ही सबसे बड़ी रिस्क है। जब भी कोई एक नई सोल्यूशन आता है ना, वो अपने साथ कोई नई प्रॉब्लम भी लाता है। ब्लॉकचेन डिलेमा विटालिक ने प्रपोज किया था, एक रिसर्च पेपर निकाला था कि कोई भी ब्लॉकचेन नेटवर्क हो, उसके 3 पैरामीटर्स हैं, जिनमें एक होता है सिक्योरिटी। तो अब इसके अंदर आप कोई 2 अचीव कर सकते हो, बट उसके लिए आपको एक को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। और अगर वो चीज़ गलत पड़ जाए ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ, आपका प्रोडक्ट कितना ही फाड़ क्यों ना हो, कितना ही तोड़ू क्यों ना हो, इट विल नॉट सर्वाइव। पॉइंट टू बी नोटेड। इट विल नॉट सर्वाइव इवेंचुअली ना, इट इज़ अ लूजिंग बैटल। टुडे वी हैव मधुर प्रभाकर, फाउंडर ऑफ डेक्स्टर। थैंक यू सो मच मधुर। मतलब मेरे को आपको क्या बोलना चाहिए, मधुर भाई या फिर मधुर भाई, जो भी आपको थैंक यू। जिसमें तो आप कंफर्टेबल। पहले तो मतलब आपका टाइम देने के लिए थैंक यू, और अभी हम इनके ऑफिस में शूट कर रहे हैं, तो उसके लिए भी थैंक यू, आपने स्पेस दिया और टाइम दिया अपना। पहले तो आप बता दो, शॉर्ट इंट्रो दे दो अपना। ऑल्दो एक वीडियो आ गई होगी, वो लिंक में होगी, जिनमें हम इनके बारे में स्पेसिफिकली बात की गई है, तो उसमें आप पूरी तरीके से देख लेना कि क्या है, क्या पर्सनल लेवल पे आप जान पाओगे मधुर को, और फिर भी आप शॉर्ट में बता दो व्हाट डू यू डू और आपने अभी तक क्या क्या किया है। सो वी आर बिल्डिंग डेक्स्टर, जो एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज और एग्रीगेटर है। यहाँ तक जर्नी पहुँचने से पहले, जर्नी मेरी स्टार्ट हुई 2015 में, जब मेरे को बिटकॉइन के बारे में पहले पता लगा। और तब मैं गवर्नमेंट जॉब करता था। आई वॉज वर्किंग फॉर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एज अ सेक्शन ऑफिसर। और मेरी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ईआरपी। आप जानते हो गवर्नमेंट में सब कुछ कागज़ और वो सारा पेपर बेस्ड है, उसको पूरा एक सॉफ्टवेयर मोड में लेकर जाना, सारी सर्विसेज को लेकर जाना। तो दैट वाज वन ऑफ द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जहाँ पर 6 वेंडर्स विद द लाइक्स ऑफ IBM, TCS और ये जो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फर्म्स है, इनके थ्रू हमारे को पूरा ये जितने भी प्रोसेसेस है, इनको ऑनलाइन लाकर ERP मोड में करना था और उसको इम्प्लीमेंट करना था। तो जब मैं ये कर रहा था, तो तभी मेरे को थोड़ा, मैं रिसर्च कर रहा था कि कैसे बेटर गवर्नेंस, बेटर डिलीवरी के लिए क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो तब रिसर्च करते करते मुझे बिटकॉइन के बारे में पता लगा। एंड देन हमने सोचा कि इसको ब्लॉकचेन को इसमें डाल सकते हैं, बट इट वाज टू अर्ली एट दैट टाइम। और गवर्नमेंट का आप समझते हो, थोड़ा टाइमिंग और वो धीरे धीरे चलना और वो सब रहता है। तो बट एनीवेज, वहाँ से जब इसमें मेरे को इसके बारे में पता लगा, बिटकॉइन के बारे में, उसके बाद से देयर वाज नो लुकिंग बैक। और एक पहला जो प्रोडक्ट हमने बनाया 2017 में बनाया था, जिसके लिए हमें पेटेंट भी ग्रांटेड है। सो बेसिकली ब्रेन चेन, अगर मैं गलत नहीं ब्रेन हूं तो। चेन, या सो उसमें बेसिकली क्या था कि आप तो सारे कॉलेज स्टूडेंट्स हैं और आप जानते हैं, तो जितने एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, खासकर ऑनलाइन एग्जाम्स, तो उनमें बहुत तरीके के चैलेंजेस होते हैं। जैसे, क्योंकि मैंने गेट CSR के भी एग्ज़ाम करवाए, उससे पहले मैं रिक्रूटमेंट उसमें भी था बिफोर माई गवर्नमेंट जॉब। तो वहाँ पर हमारा काम होता था, ये जितने भी कैंपस प्लेसमेंट्स हैं और बड़े बड़े एग्जाम्स हैं, ये सारा एंड टू एंड कंडक्ट करवाना। तो वहाँ पर ये प्रॉब्लम आ रही थी कि कभी पेपर लीक की प्रॉब्लम आती थी, कभी मैनिपुलेशन ऑफ रिजल्ट की प्रॉब्लम आती थी। तो उसमें ये चैलेंज था कि कुछ सिनेरियो में ऐसा होता है कि पेपर लीक करने की भी ज़रूरत नहीं है, डेटाबेस में सीधा नंबर बदल दिए जाते थे। आप पैसा दो, आपको क्या रैंक चाहिए वो बताओ, और आप छुट्टी, मतलब कोई टेंशन नहीं लेनी। तो वो प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर रहे थे बाय यूजिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जिसमें पूरा जो एंड टू एंड एग्ज़ाम कराने का प्रोसेस है वो ऑनलाइन है, ऑन चेन है। और उसके लिए पेटेंट भी ग्रांटेड है। और काफ़ी टाइम उस पर हमने काम करा। बट एक और चीज़ रियलाइज़ हुई कि एक कस्टमर नीड और वांट में फ़र्क होता है। कस्टमर नीड ज़रूर थी वो गवर्नमेंट्स की खासकर, और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस की, बट वांट जो थी वो ये थी कि कंट्रोल अपने हाथ से ना जाए। एंड बाय कंट्रोल आई मीन, अगर हमें कुछ लोगों को फेवर करना है, कुछ लोगों को हमें खुद करना है, हमें मतलब इंस्टीट्यूशंस को, तो वो पावर उनके हाथ से जा रही थी, तो जिसकी वजह से इट डिड नॉट टेक ऑफ रियली वेल। और उसके बाद
वहाँ से हम बहुत सारी चीज़ों में बिल्ड करते गए। कंसल्टिंग भी मैंने दी बिल एंड मेलिंदा गेट्स फाउंडेशंस के साथ और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के साथ मतलब कर रहे थे। और फिर करते करते फाइनली डीफाई इंडस्ट्री मेरे को ऐसा लगा कि जो कोर यूज़ केस है, क्योंकि यूज़ केस आते जाते रहेंगे। और यहीं पर जो मैं आपको जो एक रेफरेंस पॉइंट की तरह बताना चाह रहा हूँ कि जो स्टॉक इंडस्ट्री है, ये जो स्टॉक मार्केट है, वहाँ पर क्या है कि ना, अगर आप देखो कंपनीज का जो मेन बिजनेस रहता है वो ये रहता है कि अगर आप कहीं से प्रॉफिट बना रहे हो तभी आपके शेयर्स की वैल्यू है, राइट। उसका ऑल्दो वहाँ पर भी स्पेकुलेशन चलती है, बट अंडरलाइंग फैक्टर्स हैं वहाँ पर। आपका चाहे वैल्यूएशन के तरीके हों, चाहे अब कोई कंपनी अगर रेवेन्यू नहीं जनरेट करी, आप उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होंगे। तो वहाँ एक क्लियर कट है। और तभी जब टोकन्स इनिशियली आए थे तो बोलते थे कि ये टोकन्स है सिक्योरिटी ऑफरिंग्स, बट टेक्निकली ज़रूरी नहीं है कि हर एक टोकन जो है क्रिप्टो में वो सिक्योरिटी ऑफरिंग हो, क्योंकि सिक्योरिटी ऑफरिंग प्राइमरीली मींस कि रेवेन्यू जनरेशन का या प्रॉफिट शेयरिंग का आपको वो जो है मिलता है उसमें पार्ट, जो स्टॉक्स में प्राइमरीली ऐसे ही चलता है। क्रिप्टो में यूटिलिटी वाला पार्ट भी आ जाता है। क्या ज़रूरी नहीं है कि अगर आप एक टोकन होल्ड करते हो तो आपको उसमें रेवेन्यू शेयरिंग मिल रहा हो या गवर्नेंस राइट्स मिल रहे हो, बट अगर आपको उस फ्रेमवर्क को यूज़ करना, उस एप्लीकेशन को यूज़ करना है, तो एज अ पेमेंट गेटवे के तौर पे बोल लीजिए, या पेमेंट करने के लिए आपको टोकन्स की रिक्वायरमेंट रहती है। तो प्राइमरीली जो ये यूटिलिटी और जो ये पूरी अंडरस्टैंडिंग इन 7-8 साल में रही है वो ये है कि क्रिप्टो स्पेसिफिकली इज प्राइमरीली बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी, बट इट इज़ नॉट अ टेक्नोलॉजी बिजनेस, इट इज़ एन इकोनॉमिक्स बिजनेस। तो अगर आपके कोई भी प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं, कोई भी एप्लीकेशन बना रहे हैं, बहुत अच्छा प्रोडक्ट हो सकता है, सब कुछ बढ़िया हो सकता है, बट अगर उसकी टोकन इकोनॉमिक्स सही नहीं है तो इवेंचुअली इट विल आइदर बी डिपेंडेंट ऑन स्पेकुलेशन, कि आप बस मार्केटिंग करिए, आप बस उसको किसी तरह कम्युनिटी जो बोलते हैं, कम्युनिटी बिल्डिंग भी, यार कम्युनिटी कब तक रहेगी जब तक रियल वैल्यू नहीं दिखेगी। तो वो एक प्राइमरी वो चीज़ है। जब ये चीज़ रियलाइज हुई तब यही था कि डीफाई में भी अभी बहुत सारे एरियाज हैं जिनको सॉल्व किया जा सकता है, और डेक्स्टर के साथ हम यही कर रहे हैं कि जो डीफाई इंडस्ट्री है वेब3 में, डीफाई पर्टिकुलर सेक्टर है, उसको हम ऑप्टिमाइज करना चाह रहे हैं और उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाह रहे हैं विद आवर प्रोडक्ट। और आपने ब्रेन चेन की बात की जब आप गवर्नमेंट की हेल्प कर रहे थे, गवर्नमेंट एग्जाम्स में, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो? हाँ, तो बेसिकली जब मैं गवर्नमेंट में था तो एज अ गवर्नमेंट ऑफिसर आई हैड टू ओवरसी अ लॉट ऑफ एग्जामिनेशन प्रोसेसेस। ठीक है, इलेक्शंस में हमारी ड्यूटी लगती थी। मैंने एंड टू एंड इलेक्शंस करवाए हुए हैं, 3-4 इलेक्शंस करवाए हैं, जहाँ पर आई वाज ऑन डेपुटेशन टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, एंड इट वाज अ फुल टाइम, आई मीन आई वाज नॉट अ कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय, इट वाज अ फुल टाइम गवर्नमेंट जॉब। सो आप समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट में आप कहीं पर भी आपको मल्टीपल चीज़ों में काम करने के लिए डिप्यूट किया जा सकता है। तो ड्यूरिंग माई टेन्योर विच वॉज अराउंड 9-10 ईयर्स, ये सारी चीज़ें, चाहे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो, टेंडरिंग प्रोसेस हो, ई गवर्नेंस हो, एग्जाम्स हो, इलेक्शन हो, तो इन सारी चीज़ों को एंड टू एंड करने का एक्सपीरियंस और अपॉर्चुनिटी मेरे को मिली, जो आई थिंक इज़ ग्रेट। वेरी गुड। और ब्रेन चेन आपने कब अप्लाई किया था? ब्रेन चेन की जो टेक्नोलॉजी है, जो आइडिएशन है, वो कब अप्लाई किया था गवर्नमेंट के साथ, बैक इन नहीं, 2000? एक्चुअली अप्लाई क्या, मैं जैसे एक व्यापम का आपने नाम सुना होगा, व्यापम एक एग्ज़ाम हुआ था जिसका काफ़ी हाइप भी था, बहुत सारी उसमें इरेगुलरिटीज़ और बहुत सारी चीज़ें आई थी। तो वहाँ पर हम गए थे अपना प्रेजेंटेशन देने कि कैसे एग्ज़ाम्स को और ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं और कैसे मैनिपुलेशन, क्योंकि सर्टिफिकेट अभी तो प्राइमरी यूज़ केस बना था, वो ये था कि आपके डिग्री और डिप्लोमा हम ब्लॉकचेन पर डाल रहे हैं। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि उससे पहले के प्रोसेस में अगर मैनिपुलेशन होगी, वो डिग्री डाल के सिर्फ आप एक वो जाली डिग्री रोक रहे हैं, बट जो उससे पहले का प्रोसेस है वो कहीं पर भी कवर नहीं हो रहा, और जब तक वो कवर नहीं होता डिग्री की ब्लॉकचेन पे इतनी कोई वैल्यू बनती नहीं है, राइट। तो हम वो कर रहे थे, तो व्यापम को हमने पिच करा। जब वो एक उन्होंने आरएफपी निकाला था तो हम गए, हम वहाँ जितने भी मतलब उनके जो सीनियर आईएएस और सब लोग के साथ हमने वो करा, और दे लाइक द प्रोडक्ट वेरी मच। उन्होंने मैंडेटरी कर दिया था कि अब जो भी होगा वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू होना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ वहाँ गवर्नमेंट्स का चेंज हुआ, वो हुआ, और वो व्यापम डिवीजन ही स्क्रैप हो गया, बंद हो गया। बट बाकी जहाँ पर भी करा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हर जगह हमें नेगेटिव वो मिला, बहुत लोगों के लिए बहुत अच्छी प्रॉब्लम टू सॉल्व थी, बट तब आई थिंक इट वाज टू अर्ली, आई अहेड थिंक। फॉर इट्स टाइम, तो उस वजह से मेरा ग्रेट। तो आपने मतलब गवर्नमेंट जॉब कब छोड़ी? 2018 में। 2018 में।
क्या डेक्स्टर को लेकर के छोड़ी, या फिर कोई आइडिया था कि मतलब गवर्नमेंट जॉब ना इंडिया में कि राइट, राइट। गवर्नमेंट जॉब छोड़ दी भाई, क्या कर दिया, मतलब स्पेशली घर वाले बोलते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। तो घर वालों को, मतलब घर वालों ने कुछ बोला नहीं? घर वालों ने बहुत बोला, मेरी मदर जो हैं वो खुद गवर्नमेंट जॉब में हैं। अच्छा। मेरी जब मैंने छोड़ा उससे जस्ट 1 महीना पहले मेरी शादी हुई थी। उसके 1 महीने बाद मैंने गवर्नमेंट जॉब छोड़ी। मेरे जो फादर इन लॉ वो भी गवर्नमेंट उसमें ही थे जहाँ पर मैं काम कर रहा था। तो बेसिकली उनके लिए एक बहुत बड़ा एक शॉक फैक्टर था कि यार ये क्या कर रहे हो तुम? और वो भी उस चीज़ के लिए जो अभी रेगुलेटेड नहीं है, जो लोग बोल रहे हैं कि तुम जेल चले जाओगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो वो था प्रॉब्लम, बट मेरा छोड़ने का रीज़न बहुत सिंपल था। पहला रीज़न था कि 10 साल तक जब मैंने काम करा, वहाँ पर आप जिस तरीके से कंट्रीब्यूट करना चाहते हो, बिकॉज़ सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि आप नहीं कर पाओगे ज़्यादा। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बाकी लोग के साथ अलग एक्सपीरियंस रहा हो सकता है। एंड दैट्स टोटली ओके। हाँ। हाँ, और दूसरा ये था कि गवर्नमेंट जॉब में आप क्या देखते हो? सिक्योरिटी देखते हो। आप ये देखते हो कि आपको पता है कि साल भर मतलब एंड तक रिटायरमेंट तक सब सेट है, कोई टेंशन नहीं है। मेरे लिए यही प्रॉब्लम थी, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता था मेरी पूरी जो लाइफ है वो पूरी पहले से डिफाइंड है। हाँ। 60 साल तक मैं हद से हद एक लेवल तक पहुंच जाऊंगा, इतनी सैलरी हो जाएगी, ये चीज़ें हो जाएंगी। तो मेरे को सिक्योरिटी और वो सब तो ठीक था, बट मेरे को ये लग रहा था कि यार ये तो बहुत बोरिंग लाइफ होगी कि पूरी आपकी लाइफ जो है अगले 60 साल तक पहले से डिफाइंड है। हाँ। सो देर इज नथिंग टू लुक फॉर, और उसमें भी आप बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट जो मेरा एक्सपीरियंस रहा नहीं कर पा रहे हो। और तीसरा फैक्टर ये था कि जितना पैसा आप रिटायरमेंट के टाइम तक आकर कमाते या जो भी करते, उससे कई ज़्यादा मैंने 1-1.5 साल में क्रिप्टो में, क्योंकि आई वॉज सो अर्ली इन बिटकॉइन और क्रिप्टो, तो वो ऑलरेडी मैं बना चुका था। तो मेरे लिए कोई इंसेंटिव बचा नहीं गवर्नमेंट में रुकने का। और मुझे ऐसा लगता था मैंने गवर्नमेंट भी इसलिए ज्वाइन करी क्योंकि मेरे को कुछ इम्पैक्ट लाना था, मुझे कुछ एक वो करना था, गॉट इट। बट वो नहीं मिल रहा था वहाँ से। तो मैंने बोला ज़रूरी नहीं है सिस्टम में रह के आप इम्पैक्ट ला सकते हो, सिस्टम के बाहर से भी आप इम्पैक्ट ला सकते हो। तो तब मैंने छोड़ा और वहाँ से स्टार्ट करा। बट फिर करते 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 जैसे आप अपनी जर्नी में होता है, आपको बहुत सारी चीज़ें जो आपको पहले नहीं पता होती, वो सारी चीज़ें जब समझ में आती हैं होता है। तो यही समझ में आया कि जितना आप लिक्विडिटी और जितना फाइनेंस के करीब अपना यूज़ केस बनाओगे, उतना वो सस्टेनेबिलिटी की तरफ रहता है। बाकी यूज़ केस भी रहते हैं, बट इवेंचुअली दिस इज़ व्हाट आई रियलाइज। तो इसीलिए डीफाई एक ऐसा सेक्टर है जिसमें अभी भी बहुत चैलेंजेस है, और उसी को ही हम सॉल्व करने का अगर हम डीफाई किसी को समझाएं फॉर अ न्यूबी, तो मतलब अगर मैं अपने ओपिनियन से बोलूं, तो डीफाई इज़ अ वर्ल्ड जहाँ पे कोई मिडल मैन नहीं है, एक फाइनेंशियल वर्ल्ड जहाँ पे कोई मिडल मैन नहीं है, ना बैंक है, ना कोई अगर कोई लेंड कर रहा है तो बीच में कोई मिडल मैन नहीं है जो आपकी हेल्प करे दूसरे बंदे को लेंड करने के लिए। इट्स लाइक कि फाइनेंशियल वर्ल्ड विदाउट एनी मिडल ऑर्गेनाइजेशन, बैंक और अ पर्सन। तो मेरे लिए सिंपली ये मतलब है, अगर मैं किसी न्यूबी को समझाता हूँ तो। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और यही है डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, जहाँ पर इट इज़ लाइक अ डबल एजेड स्वॉर्ड, कि जब आपने बोला बीच में कोई नहीं है, तो आप इतने अडेप्ट होने चाहिए, आप इतने समझदार होने चाहिए कि आपको समझ में आए आप किस चीज़ में घुस रहे हो, एज अ न्यूबी या एज अ पर्सन जो इस चीज़ में आ रहा है। और दूसरा ये है कि फ्रीडम भी मिलता है, क्योंकि आपको किसी के मोहताज नहीं रहना पड़ेगा, और ये सारी चीज़ें हैं। तो इन अ नटशेल यही है डीफाई। बट जैसे हम लेयर्स में अगर डीप डाइव अगर डीप करेंगे डाउन करे तो बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। बहुत अलग अलग चीज़ें, राइट। और इसमें मैंने चीज़ देखी है कि इसमें इकोनॉमिक्स की भी कहीं ना कहीं बेसिक्स क्लियर होने चाहिए आपके। अगर कोई कॉलेज स्टूडेंट है तो उसको मैं कहूँगा कि थोड़ा बहुत 11th-12th की भी इकोनॉमिक्स भी समझ ले, तो वो डीफाई को भी ईजिली समझ लेगा। बिल्कुल, जैसा अगर बिटकॉइन की हम इकोनॉमिक्स की बात करें, ठीक है, बिटकॉइन क्यों हमेशा के लिए हमारे करंट सेटअप के अंदर हमेशा ओवरऑल वो प्राइस उसका बढ़ेगा, वो इसलिए बढ़ेगा क्योंकि वो एक डिफ्लेशनरी इकोनॉमिक सिस्टम पर बना है। Correct. हमारी जो करंट इकोनॉमी है जिसमें हम सारे वो रहते हैं, वो है इन्फ्लेशनरी, ठीक है। तो ये एक फंडामेंटल डिफरेंस आ जाता है। ना इन्फ्लेशनरी पूरी तरह सही है, ना डिफ्लेशनरी पूरी तरह सही है। इन्फ्लेशनरी में प्रॉब्लम ये है कि आज आपने एक चीज़ खरीदी, या आज आपके पैसे की वैल्यू जितना आप उसको रखोगे वो उतनी वैल्यू घट रही है, तो चीज़ें महंगी हो रही है। बट बिटकॉइन के साथ प्रॉब्लम ये है कि आपने 5 साल पहले जो पिज्ज़ा खरीदा था, या 6 साल पहले, तब वो $10 वर्थ के बिटकॉइन थे, व्हाटएवर, आज वो करोड़ों में होगी वैल्यू उसकी। हाँ। तो उसमें भी एक प्रॉब्लम आती है कि यार अब मैं इस चीज़ को खर्चूं क्यों,
राइट. सो इट इज नॉट मनी, इट इज अ स्टोर ऑफ वैल्यू बिटकॉइन. और बिटकॉइन ने जो सबसे बढ़िया चीज करी, जो डीफाई में जो उसका जो इट वाज द फर्स्ट डीफाई एंड आई थिंक द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ डीफाई दैट वी हैव सीन. उसमें बेसिकली यार डीफाई या बोल लो आप कोई भी ट्रेडिशनल फाइनेंस बोल लो, जहाँ पैसा आ जाता है ना, वहाँ लोगों के इंसेंटिव्स अलाइनमेंट बहुत जरूरी है. जैसे गवर्नमेंट का ही एग्जांपल ले लो, आप एक पोजीशन में हो, आपके पास सिस्टम को चीट करने का बहुत बड़ा इंसेंटिव है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई बंदा लेट्स से ये कोई भी इंडस्ट्री पकड़ लो आप गवर्नमेंट सेक्टर में, कि मतलब आपको कुछ चीज़ों को ओवरसी करने के लिए अंडर द टेबल पैसा मिल सकता है, कुछ चीज़ों को आपको अपनी पोजीशन को मिसयूज करने का ना डायरेक्ट इंसेंटिव मिलता है अनफॉर्चुनेटली. ठीक है. और ये सिर्फ गवर्नमेंट में नहीं है, ये Web2 या ट्रेडिशनल फाइनेंस में, चाहे कोई कंपनी हो, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जगह पर आप अपनी पोजीशन को मिसयूज करके या चीट करके सिस्टम को इंसेंटिव कमा सकते हो. बिटकॉइन ने ये जो गेम थ्योरी है ना, ये बदल दी. और यही जो सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो बिटकॉइन का है कि यहाँ पर आप सिस्टम को चीट करने का आपको कोई बेनिफिट नहीं है. जैसे अगर आपने डबल स्पेंडिंग अटैक के बारे में सुना होगा बिटकॉइन में. नहीं, आप समझा दो. ओके, तो बेसिकली क्या होता है कि बिटकॉइन में अगर आप बिटकॉइन के नेटवर्क को हार्म पहुंचाना चाहते हो या खराब करना चाहते हो, तो आप डबल स्पेंडिंग अटैक कर सकते हो. डबल स्पेंडिंग अटैक क्या होता है, जैसे अगर मेरे पास एक बिटकॉइन है तो मैंने वो सेम बिटकॉइन आपको भी भेज दिया, सेम बिटकॉइन उनको भी भेज दिया और 4 लोगों को और भेज दिया. जैसे हम ईमेल भेजते हैं तो ईमेल में एक कॉपी तो मेरे पास रहती है, मैं उसकी एक कॉपी आपको भेज रहा हूँ. डबल स्पेंडिंग को भी आप एकदम लेमन टर्म में ऐसा समझो कि मैं आपको पैसे की कॉपी भेज रहा हूँ, विच इज नॉट राइट. ये मैंने सुना है. हाँ हाँ, तो ये होता है डबल स्पेंडिंग अटैक. अब इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, सिस्टम में 51% जो माइनिंग पावर है, हाँ, जो भी माइनर्स है उनको कल्यूड करना पड़ता है, तब वो कर सकते हैं. अब 10-12 साल हो गए हैं बिटकॉइन को, आज तक किसी ने क्यों नहीं करा? ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है, पर इसलिए नहीं करा क्योंकि आप समझो कि उसको करने में आपका पहले तो इतना पैसा, लेट्स से इलॉन मस्क है फॉर एग्जांपल, अब उसका दिमाग सनक गया, उसने बोला भाई मेरे को तो करना है, उसके पास पैसा भी बहुत है. उसने क्या करा, उसने 51% से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी और लेट्स अज्यूम माइन कर लिया, सब कर लिया ठीक है, मतलब आ गई उसके पास. अब जब वो अटैक करता है तो पूरे नेटवर्क को पता है आज रात को 12 बजे से पहले तक ना सब कुछ सही चल रहा था, 12 बजे के बाद अटैक हुआ है और डबल स्पेंडिंग होनी चालू हो गई, वो सब हो गया. तो अब क्या हुआ कि पूरे नेटवर्क को पता है, तो नेटवर्क बोलेगा ठीक है यार, जब तक लेजर ठीक था 12 बजे तक सारी ट्रांजैक्शन सही थी, क्योंकि मेरे पास भी कॉपी है, सबके पास कॉपी है, इसके बाद से प्रॉब्लम हुई है तो हम इस चेन को डिस्कार्ड कर देते हैं, हम 12 बजे तक का जो ब्लॉक था वहां से हम अपनी नई चेन दोबारा चला लेते हैं. तो अब क्या हुआ, जो इतना पैसा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी इतनी लेवल पे आप जानते ही कितनी कंज्यूम करता है, उसको लेकर आप आए, सब कुछ आपने करा और उसके बाद कुछ नहीं मिला आपको, बजाय उस वो करने के अगर आप उतना ही माइनिंग पावर या उतनी इलेक्ट्रिसिटी माइनिंग में लगा देते तो आप ज्यादा बिटकॉइन बना लेते. तो जो सिस्टम को चीट करने का इंसेंटिव है ना एज अ पार्टिसिपेंट ऑफ दिस नेटवर्क, वो खत्म हो जाता है. ये है ट्रू डीफाई. एक तरीके से बिटकॉइन की सप्लाई को ना छेड़ करके लेजर को छेड़ दिया तो लगेगा कि बिटकॉइन हर जगह हुआ है, तो डबल स्पेंडिंग हो जाएगी बिटकॉइन की. ओके, अगर इसको इजी वे में अगर मैं समझूँ तो मेन वही है, मतलब कि इंसेंटिव अलाइनमेंट बहुत जरूरी है कि आपको ना आपके पास सारे टूल्स हैं कि जिनसे आप चीट कर सकते हो, मैनिपुलेट कर सकते हो, बट आप तब भी नहीं करोगे क्योंकि फाइनेंशियल इंसेंटिव नहीं है. फाइनेंशियल इंसेंटिव नहीं है तो आप नहीं करोगे, और उसमें इंसेंटिव के बजाय नुकसान है कि अगर आपने करा, मिलना कुछ नहीं, सिर्फ जाना जाना है, तो कोई पागल ही होगा जो करेगा. और तो इट्स लाइक कि आपने ये सम अप कर दिया है कि क्यों डीफाई में लोग या फिर स्पेसिफिकली ब्लॉकचेन में कहें चीट नहीं कर सकते फाइनेंशियल एंगल से, क्योंकि इंसेंटिव ही कम है. इंसेंटिव ही नहीं है, बल्कि इंसेंटिव उल्टा है कि मतलब लेने के देने पड़ जाएंगे. इस वजह से ना बिटकॉइन और बाकी सारे. अभी आप बोले थे स्टोर वैल्यू है, तो इसको हम कमोडिटी ही बोल सकते हैं जो डिजिटल है. हाँ देखो, कमोडिटी भी बोल सकते हो, बट कमोडिटी ये सारी ना ऐसी चीजें कि बहुत सारे एंगल से आप देख सकते हो चीजों को. मैं इसको बड़े सिंपल टर्म्स में देखता हूँ कि इट इज लाइक डिजिटल गोल्ड. ठीक है, आई वाज अबाउट टू से. हाँ, गोल्ड का क्या काम है, गोल्ड का काम ये है कि वो क्योंकि उसकी जो प्रॉपर्टीज ऐसी हैं कि वो एक लिमिट में है और जाली नहीं बनाया जा सकता और वो सारी चीजें हैं, तो इट वर्क्स लाइक अ हेज फॉर द मॉनेटरी सप्लाई,
कि गवर्नमेंट, अब आप ये सोचो कल को कोई गवर्नमेंट का मन करा नोट ही नोट छापे जा रहे हैं, तो उसका कुछ वो नहीं रहेगा। तो इसलिए जो हमारा एकदम इनिशियल आप स्टार्ट देखो तो गोल्ड कॉइन्स और गोल्ड से ही सारा स्टार्ट हुआ, और वो 5000 साल से गोल्ड एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू माना जा रहा है। पर अब प्रॉब्लम गोल्ड के साथ क्या है, एक तो इलिक्विड है, मतलब आप छोटा छोटा पीस में उसको फ्रैक्शन में नहीं कर सकते, उसको स्टोर करने का अलग प्रॉब्लम है। फिर कल को लेट से कोई नई माइन आ गई, अभी बोल रहे हैं ना कोई एक एस्टेरॉइड या कुछ वो पास से जा रहा है, उस पर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का गोल्ड है, ठीक है। तो मैं एक सिंपल उसमें कह रहा हूँ, कल को कोई नई माइन मिल गई, जब स्केर्सिटी नहीं रही, गोल्ड ही गोल्ड आ गया, तो फिर उसके अंदर भी वो चीज आ जाएगी, राइट। वो सोशल कॉन्स्ट्रक्ट खत्म यहाँ पर बिटकॉइन की जो ब्यूटी है वो ये है कि कुछ भी हो जाए अगले 100 साल तक, और उसके बाद भी इसकी जो टोटल सप्लाई है वो हमेशा लिमिटेड है और फिक्स्ड है। अब बस वो आपस में इट इज जस्ट चेंजिंग हैंड्स। सो इसीलिए ये बेस्ट स्टोर ऑफ वैल्यू बोल लो। अल्ट्रासाउंड मनी मैं नहीं बोलूंगा, बहुत लोग इसको साउंड मनी, अल्ट्रासाउंड मनी भी बोलते हैं। अच्छा, ऐसा भी बोलते हैं। हाँ, मैंने डिजिटल मतलब हर एक का देखो सोचने का, देखने का तरीका है, और कोई सही गलत कुछ नहीं होता। तो मेरा ये मानना है कि मनी एक थोड़ा स्टेबल फॉर्म, अब जैसे यार हम कैश में या किसी चीज में डील करते हैं, हमें पता है 1 रुपया जब मैं आपको दूंगा तब भी वो 1 रुपया रहेगा, ऐसा नहीं है वो 50 पैसा हो जाएगा या वो हो जाएगा। तो बिटकॉइन के साथ ऐसा नहीं है, राइट। तो मनी मैं इसको नहीं बोल सकता, मैं इसको स्टोर ऑफ वैल्यू बोलता हूँ। मनी के लिए आपके स्टेबल कॉइन्स आ गए, सीबीडीसीज आ गए, या और जो थोड़े रिलेटिवली स्टेबल हैं वो उस कैटेगरी में। सीबीडीसी की हम थोड़ी सी बात करेंगे आगे। इससे पहले मैंने लिंक्डइन पे देखा कि लिखा हुआ है एन अकाउंट एब्स्ट्रैक्शन बेस्ड नॉन कस्टोडियल एक्सचेंज पावर्ड बाय डायनामिक सोलबाउंड टोकन्स। तो इसका स्पेसिफिकली मतलब क्या हुआ, क्योंकि आई नो नॉन कस्टोडियल क्या होता है, सोलबाउंड टोकन्स क्या होते हैं, तो इससे डेक्स्टर क्या प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है एज प्लेटफॉर्म? देखिए, गोल हमेशा सेम है, चाहे वो डेक्स्टर हो चाहे कोई भी एक्सचेंज हो, उनका गोल है एक, आपने ब्लॉकचेन ट्रिलेमा के बारे में सुना है? ब्लॉकचेन ट्रिलेमा, तो ब्लॉकचेन ट्रिलेमा विटालिक ने वो किया था, प्रपोज किया था, एक रिसर्च पेपर निकाला था कि कोई भी ब्लॉकचेन नेटवर्क हो उसके 3 पैरामीटर्स हैं, जिनमें एक होता है सिक्योरिटी, एक डिसेंट्रलाइजेशन और एक स्केलेबिलिटी, ठीक है। तो अब इसके अंदर आप कोई 2 अचीव कर सकते हो, बट उसके लिए आपको एक को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है, अगर आपको ज़्यादा स्केलेबिलिटी चाहिए, ठीक है, तो कहीं ना कहीं डिसेंट्रलाइजेशन पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक ट्रिलेमा है जिसपे बहुत सारी जो नई भी चेन्स आ रही है, जो ये इथेरियम में इसी चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ पर ये तीनों आपस में मतलब रिस्ट्रिक्टिंग फैक्टर ना रहे, तीनों पर इंडिपेंडेंटली अपने पीक तक पहुंच सकें। एक आपने बोला स्केलेबिलिटी, डिसेंट्रलाइजेशन उस ब्लॉकचेन में, और तीसरा आपने क्या बोला? सिक्योरिटी। ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है जो विच अप्लाइज टू एवरी ब्लॉकचेन, ठीक है ना। तो उसको हर कोई सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है कि कहाँ पर, अब आप इसको देखिए कि किसको मैं थोड़ा सा यहाँ कॉम्प्रोमाइज कर लेता हूँ, बट इससे ये 2 चीज़ें होगी, ठीक है। तो अभी तक ये चीज़ का कोई क्लियर कट सोल्यूशन नहीं आया, ठीक है। अब इसी की वजह से ना जो एप्लीकेशंस ब्लॉकचेन पर बनती हैं उसमें ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है ट्रिलेमा की वजह से, जो ब्लॉकचेन ट्रिलेमा की वजह से। अब आप देखो, अगर मैं डीफाई इंडस्ट्री की बात करूं या किसी भी एक्सचेंज डेक्स की बात करूं, तो उनके लिए एक डेक्स ट्रिलेमा बन जाता है। ये टर्म है जो अपनी रिसर्च के बाद हमने कॉइन करा है कि डेक्स ट्रिलेमा, ठीक है, विच इज सिमिलर टू ब्लॉकचेन ट्रिलेमा। बट फर्क ये है कि अब डेक्स ट्रिलेमा में क्या है, यूजर एक्सपीरियंस, सेफ्टी ऑफ फंड्स, ठीक है, और कैपिटल एफिशिएंसी, ठीक है। अब जैसे उसके अंदर था, आपको एक चीज को या 2 चीज को अचीव करने के लिए कुछ एक को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, कुछ ट्रेड ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको ये टेक्निकल वर्ड्स बताए, ठीक है, ये उन चीजों को अचीव करने में, ठीक है, जो हेल्प करते हैं। तो जैसे तो गोल तो वही है कि यार यूजर एक्सपीरियंस बेस्ट होना चाहिए, सिक्योरिटी ऑफ फंड्स बढ़िया होनी चाहिए, और आपका कैपिटल एफिशिएंसी होनी चाहिए। बीइंग इन डीफाई, ये आपके कोर गोल्स हैं जो हर एक को अचीव करने हैं, सिर्फ डेक्स्टर को नहीं। अब आप ये कैसे करो, क्या आपका डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है, उस पर हमने थोड़ा फोकस इसलिए करा क्योंकि बहुत सारे जैसे प्रोजेक्ट्स हैं वो अलग अलग टेक्नोलॉजीज को यूज करके अलग अलग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो हमने ये हाईलाइट, ऑल्दो अब ये थोड़ा पहले का था, अब हम इससे भी आगे थोड़ा और बढ़ चुके हैं। तो अभी हमारा अपडेटेड वर्जन आएगा, उसमें बहुत सारी चीज़ें जो टेस्टनेट के साथ साथ एकदम रिलीज होगा,
उसमें आपको सारी चीज़ें एकदम क्लियर मिलेंगी। ट्रेडिंग तो मेरे लिए बिल्कुल ही नहीं है। ऑल्दो मतलब मैंने अभी तक वेब3 या फिर पूरे ब्लॉकचेन को बिजनेस पीओवी से ही जानने की कोशिश किया और मैं जानता हूँ। मैं मतलब क्योंकि मेरा प्लान नहीं है कोई ट्रेडिंग करने का, ऑल्दो मुझे समझना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे ट्रेडिंग भी एक बहुत बड़ा डीफाई बहुत बड़ा पार्ट हो जाता है, तो वो मुझे जानना पड़ेगा। तो डेक्स्टर ऑल्दो टेस्ट नेट इसका कब तक आएगा? ये आ जाना चाहिए नेक्स्ट 2-3 वीक्स के अंदर। और आपका क्या रोल रहता है स्पेसिफिकली डेक्स्टर में? यार देखिए, मैं फाउंडर और सीईओ होने की वजह से बहुत सारी चीज़ें जो मेरे को करनी पड़ती हैं। तो पहले चाहे वो बिजनेस यूज़ केस की वैलिडेशन बोल लो कि यार यही प्रोडक्ट क्यों या यही प्रॉब्लम क्यों सॉल्व करना चाहते हैं, बहुत सारे यूज़ केसेस हैं। तो वहाँ तक आना, जैसे मैंने आपको बोला इकोनॉमिक्स, मैं थोड़ा इकोनॉमिक्स एंगल से चीज़ों को ज़्यादा देखना प्रेफर करता हूँ। इसीलिए बहुत सारे आपने अभी भी प्रोडक्ट्स देखे होंगे वेब3 में जो प्रोडक्ट लेवल पे बहुत अच्छे हैं, बट उसकी प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो डायरेक्टली ना उसके टोकन के साथ कोई रिलेशन नहीं है उसका। तो प्रोडक्ट बहुत अच्छा है बट टोकन एकदम नीचे, कोई उसको वो नहीं है। और टोकन मतलब अगर मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर एक प्रोडक्ट में टोकन की नीड नहीं है तो मुझे नहीं लगता टोकन में घुसना चाहिए। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और यही एक मैं आपको बताता हूँ, मैं 2017 में, मैंने आपको बताया ना, मैंने पहला प्रोडक्ट बनाया था, मैं तब से टोकन लॉन्च करने की प्लानिंग कर रहा था। ठीक है, बट मेरा थोड़ा देखने का तरीका ये था कि यार अगर वो रियल यूटिलिटी नहीं आती है तो करेक्ट। ज़बरदस्ती टोकन डालने का कोई पॉइंट नहीं है। तो बहुत सारे यूज़ केसेस देके बहुत सारी चीज़ें समझी। ठीक है, अब जाकर एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम हम बना पा रहे हैं जिसमें टोकन की एक्चुअल यूटिलिटी है। ठीक है, इसी वजह से अब आप देखिए 2017 से आज कितने साल हो गए, अभी तक हमने कोई टोकन लॉन्च या टोकन के बारे में कभी वो नहीं करा। ठीक है, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम पता है क्या है, आप टोकन लॉन्च प्राइमरली क्यों करते हो कि आप रेज कर लो। आप एक बार रेज भी कर लोगे, उसके बाद अगर आपका सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल नहीं है, क्योंकि सब कुछ ओपन सोर्स है, कोई आपको फोक भी कर सकता है, कोई कुछ भी उस पर वो कर सकता है, इट डज नॉट मेक सेंस। और जो रिटेल इन्वेस्टर हैं जो बाद में वो खरीदेंगे, उनके लिए सबसे बड़ा रिस्क हो जाता है। तो वो रिस्क हम कम करना चाहते हैं, हमारे प्रोडक्ट के दूर बढ़ाना नहीं चाहते। तो ये टोकन क्या है ना, बहुत सारे यूज केसेस में कॉम्प्लेक्सिटी ऐड कर देता है और वो ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है। अब आपको एक्सचेंज पे लिस्टिंग करानी है, उसके अलग कॉस्ट है, मार्केट मेकिंग की कॉस्ट है। तो अननेसेसरली पहले एक प्रोडक्ट को चलाना ही अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होता है, फिर ऊपर से आप ये इन माय ओपिनियन आप प्रोडक्ट ही ऐसा बना दो जो काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दे, वही एक बहुत बड़ी महाभारत हो जाती है। ऊपर से आप टोकनॉमिक्स भी संभालो, फिर डिमांड भी देखो टोकन और की। अगर वो चीज़ गलत पड़ जाए ना, हाँ। तो मैं आपको बता रहा हूँ, आपका प्रोडक्ट कितना ही फाड़ क्यों ना हो, कितना ही तोड़ू क्यों ना हो, इट विल नॉट पॉइंट सर्वाइव। टू बी नोटेड। इट विल नॉट सर्वाइव इवेंचुअली ना, इट इज़ अ लूजिंग बैटल। ठीक है, इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि आज नहीं तो 5 साल बाद या 6 साल बाद। अब उससे पहले आप एग्जिट ले लो, वो कर लो, वो अलग मैटर है। आई डोंट लुक एट थिंग्स इन दैट वे। वो फर्स्ट प्रिंसिपल्स से मैं देखता हूँ कि यार अगर जो चीज़ सस्टेनेबल है वो ही करने का पॉइंट है, नहीं तो बाकी चीज़ों में करने का। एंड सेकेंडली अगर आपका मोटिव भी सही था ना कि टू लॉन्च अ टोकन, तो अगर उसके वजह से कुछ होता है, टोकनॉमिक्स बिगड़ती है, तो वो आप कहीं ना कहीं आपकी गुडविल के ऊपर ही फर्क पड़ेगा। बिल्कुल, रेपुटेशन उससे, देखिए वेब3 में रेपुटेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज हम जिनको भी फॉलो करते हैं, जो बड़े बड़े, चाहे वो सतोशी हो जिसको कोई जानता नहीं है बट उसकी भी रेपुटेशन है, चाहे विटालिक हो, जो बड़े बड़े इस स्पेस में, संदीप हो गए, इन लोगों ने अपनी रेपुटेशन बनाई है। ठीक है, रेपुटेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। और वो रेपुटेशन इस चीज़ से आती है कि आप हर एक चीज़ में गिव एंड टेक होता है और हर चीज़ में एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। आप क्या चीज़ छोड़कर क्या चीज़ पाना चाहते हो, वो इंपॉर्टेंट है, वहाँ से रेपुटेशन बनती है। और कितने रिस्क, देखिए ये मार्केट ऐसी है कि कोई भी रिस्क आपके ख़त्म नहीं कर सकता। ठीक है, बट आप कितने रिस्क यूजर्स पर डालते हो, ठीक है, और कितने वो रिस्क कम कर पाते हो, वो असली चीज़ है जिससे आप लोगों का, कम्युनिटी का ट्रस्ट आप जीत सकते हो। ना कि प्योर मार्केटिंग, हाइप क्रिएशन, इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा है, कुछ नहीं होता है आपने इनसे। सही, ये मेरे को बहुत अच्छी बात लगी कि चाहे आप कुछ प्रोडक्ट बिल्ड कर रहे हो और या फिर टोकन लॉन्च कर रहे हो फॉर रियल रीज़न, और अपने एक और चीज़ प्रोडक्ट बिल्ड कर रहे हो, तो आपने ये बात बहुत अच्छी कही कि जितना रिस्क आप कम्युनिटी पे या फिर आपके यूज़र्स पे कम करोगे और खुद के ऊपर ज़्यादा लाओगे, तो आई थिंक वहाँ पे विन बहुत अच्छा विन विन खुद पर सिचुएशन भी नहीं होगा। लाना है,
वो मॉडल ऐसा होना चाहिए कि रिस्क को आप जितना कम कर सकते हो। ओके, देखो अगर आप खुद पर लाओगे आप भी सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर बन गए। करेक्ट। तो वहीं पर है सारी जो गेम है ना, वो ये है कि आपको एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम बनाना है जहां सिस्टम को चीट करने का इंसेंटिव और रिस्क जो है वो जितनी कम होंगी। आप सारी रिस्क पूरी तरह 100% कोई भी खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि लाइफ ही सबसे बड़ी रिस्क है। आप मानते हो ना? अपना ही नहीं पता कल का होंगे क्या होगा, तो रिस्क आप पूरी तरह वो नहीं कर सकते हो, बट आप बहुत सारी चीजें बेटर करने के उसमें कर सकते हो। तो जो भी चीज उस गोल में आपको आगे लेकर जा रही है वो करना चाहिए, जो उससे पीछे लेकर जा रही है वो नहीं करना चाहिए। और पैसा रेज करने का और भी तरीके हैं, इक्विटी पे भी कर सकते हो, जरूरी नहीं आपको टोकन ही करना है अगर आपका प्रोडक्ट है। बट अनफॉर्चुनेटली वेब3 में क्या होता है कि ना आधी से ज्यादा चीज ओपन सोर्स है, तो रेज भी आप एक टोकन के फॉर्म में ही ज्यादा आपके लिए एक सेंस बनाता है, अनलेस आपका जो प्रोडक्ट है वो सेंट्रलाइज्ड हो या वो अलग तरीके का हो। तो इस वजह से ना एक ये आयरनी है। और मतलब अभी जैसे आपने कहा कि अभी भी डीफाई इवॉल्व हो रहा है और सोल बाउंड टोकन्स के जो कॉन्सेप्ट है वो भी बहुत इवॉल्व हो रहा है अभी। तो इन माय ओपिनियन ना अभी ही आ जाना स्पेस में और कुछ बिल्ड करना वो राइट टाइम है, क्योंकि जब प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है ऑलमोस्ट, तो उस समय तो ऑलमोस्ट प्रॉब्लम सॉल्व ही हो गई है, तो उस समय बिल्ड करके मतलब क्या ही वो। ऑल्दो इसका मतलब ये नहीं है कि बाद में कोई कुछ बिल्ड नहीं कर सकता। मुझे लगता है ये राइट टाइम है, क्योंकि जब ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होगी किसी भी एरेना में, तो वहाँ पे तो ऑब्वियसली है कि आप कुछ ना कुछ बिल्ड कर सकते हो उस कॉम्प्लेक्सिटी को सॉल्व करने के लिए। तो मुझे लगता है अभी ही उतरना इवन एज अ जॉब सीकर अभी उतरना ज़्यादा ठीक है। मैं इसमें ये मानता हूँ कि ये अभी और बाद की बात नहीं है, ये एक परपेचुअल चीज है। अब मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ। जब भी कोई एक नई सॉल्यूशन इंटरेस्टिंग। आता है ना, वो अपने साथ कोई नई प्रॉब्लम भी लाता है। ठीक है, एएमएम जिसका परफेक्ट एग्जांपल है। उन्होंने एक प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दी कि जो पहले ट्रेडिंग डिसेंट्रलाइज वे में नहीं हो पाती थी, स्वैप नहीं हो पाते थे, वो हो तो रही है, बट वो एफिशिएंसी और उसकी इतनी खराब है कि बहुत ज्यादा लोग उसको करेंगे ही नहीं। ठीक है, तो अब हमेशा ना क्या होता है कि एज जो भी नया मैं बोलूंगा डेवलपर या कोई भी इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, या फॉर दैट मैटर कहीं पर भी कुछ करना चाहते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि यार आप ना कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करके कोई नई प्रॉब्लम जो आपके इससे क्रिएट हो सकती है, वो दोनों चीजें समझनी है। दूसरा, कुछ प्रॉब्लम ऐसी है टेम्परेरी प्रॉब्लम है, आज बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वो, बट हो सकता है 1 साल के बाद ना कोई इसके बारे में बात नहीं करेगा। तो एज अ फाउंडर मैं आपको ये बता रहा हूँ, बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं जो आपको समझने होते हैं, और एज अ डेवलपर आप चीज़ों को सिर्फ टेक लेवल पर सॉल्व करने की कोशिश करते हो, हाँ हाँ बट हाँ, आपको पहले उससे ऊपर उठ के देखना है। यार लॉन्ग टर्म मैं बोल रहा में हूँ, बना देखना तो आप होता कुछ है। भी लोगे, आप चीता हो, ठीक है, बट जब वो बना लोगे उससे क्या इम्पैक्ट आएगा और वो कितना सस्टेनेबल इम्पैक्ट होगा, करेक्ट। कितने टाइम तक। अब किसी ने बिटकॉइन जैसी चीज बनाई जो आने वाले 100 साल तक, 200 साल तक उसका इम्पैक्ट है, मिनिमम 100 साल तक, तो क्योंकि जैसे उसका वो है, ऐसी कोई चीज हो। और अगर आपको ऐसी नहीं भी कोई समझ में आ रही, तो एटलीस्ट वो ऐसी चीज हो कि जो लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट हो। एटलीस्ट, हाँ मतलब ये नहीं कि कुछ टाइम की एक टेम्परेरी हाँ, प्रॉब्लम इसका है। एग्जाम्पल कह सकते हैं कि जैसे कोरोना में जैसे एडटेक सबने सोचा कि ऑनलाइन क्लासेस होंगी, इतना बहुत अच्छा एग्जाम्पल जैसे आपने बताया ना, मेरे लिए ये चीज़ मैंने भी नोटिस की कि कोरोना में काफ़ी बिजनेसेस को लेवरेज मिला बिकॉज ऑफ रिमोट वाला थिंग, राइट। कि तुम ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हो। पर बाद में जैसे बायजूस को भी कितना फ़ायदा हुआ अभी बायजूस अलग बात है वो। तो वही चीज़ है कि आपने बोला कि एक फेज पे ना सोचो, लॉन्ग टर्म में सोचो। अब एटलीस्ट मैं ऐसे सोचता हूँ, बहुत लोग ऐसे नहीं सोचते हैं, और मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस और उससे चीज़ें शेयर कर सकता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है थोड़ा लॉन्ग टर्म देखना ज़रूरी है। हाँ, ये आपने बहुत सही कहा, और इसका एग्जांपल सबको कोरोना में, कोविड में सबको मिल ही गया है कि ऑनलाइन क्लासेस सब सोच रहे थे बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी। ऑल्दो अभी भी है, बट जितना लोग सोच रहे थे कि एक कंज्यूमर चेंज आएगा, बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, तो उनको शायद ये भी ध्यान देना चाहिए था मुझे कि ऐसा लगता है कि ना, हाँ। अगेन माय एक्सपीरियंस से, कि मैं जो ज़्यादातर जिनको डेवलपर्स को मैंने देखा है और जो मैं समझता हूँ, वो क्योंकि उनमें स्किल्स होते हैं कोडिंग और डेवलपमेंट और उन चीज़ों के, वो ट्रेंड को फॉलो करना चाहते हैं। ठीक है, कि यार अभी जैसे फॉर एग्जांपल ब्लॉकचेन ट्रिलेमा की ही हम एग्जांपल ले ले, कि यार ये स्केलेबिलिटी और उसका इशू चल रहा है।
वो उसको सॉल्व करना चाहते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। बट एक्चुअल में ना कुछ विजनरीज होते हैं जो वो ना उस प्रॉब्लम जो ट्रेंड में चल रही है उससे अलग सोच पाते हैं कि यार कल को ना ये चीज जब आएगी तो ये प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी जिसके लिए आप अभी सॉल्व कर रहे हो या वो कर रहे हो। तो इट इज ऑल अबाउट, अगर आप ट्रेंड्स को फॉलो करते रहोगे आप हमेशा फॉलो ही करोगे, ठीक है, और कोई एक ऐसी डिसरप्टिव चीज ले आएगा जो ट्रेंड तोड़ के नया ट्रेंड बना देगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि नैरेटिव्स को चेंज नहीं करना चाहिए, आपको ट्रेंड्स को चेंज नहीं करना चाहिए। ऑल्दो ये बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी चीज है, ट्रेंड्स के साथ आप पैसा भी बना सकते हो, वो कर सकते हो, बट अगेन मुझे ऐसा लगता है कि ट्रेंड्स आपको सेट करना चाहिए ना कि फॉलो करना चाहिए विद वॉट एवर यू आर ट्राइंग टू बिल्ड। तो अगर वो क्लैरिटी मिलती है आपको, इकोनॉमिक्स वाला एंगल क्लियर मिलता है, बिजनेस वैलिडेशन और वो सारी चीजें समझ में आती है और टोकन की यूटिलिटी बनती है, तब तो आपको कुछ इस डायरेक्शन में करना चाहिए। पर जब तक वो नहीं मिले, जस्ट बिकॉज कि यार कुछ भी करना है, बनाना है और वो करना है, मुझे नहीं लगता करना चाहिए, क्योंकि देन यू विल रियलाइज कि जितना आपने गेन करा ना, चाहे आप एक टेम्परेली सक्सेसफुल भी हो जाओ और वो कर भी लो, लॉन्ग टर्म में जो आप लूज कर जाओगे उसके चक्कर में, आदतें भी खराब हो जाती हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो आई थिंक ये दिस इज माई टेक ऑन दिस। सोलबाउंड टोकन्स भी आपने टर्म यूज़ कर रखा है अपने डेक्स्टर के, अपने लिंक्डइन में यूज़ हो रखा है। तो पहले तो जितना आई नो सोलबाउंड टोकन्स इन अ लेमैन्स लैंग्वेज कि ये NFT की तरह है, पर NFT नहीं है। इट्स लाइक कि एक डिजिटल बैज आपको मिल रहा है टू शो एफिलिएशन और लाइसेंस, और आपका कोई सर्टिफिकेट हो, रिज्यूमे हो, उसको टोकन ही, सोलबाउंड टोकन तो है ही वो, बट उसको आप एक्सचेंज नहीं कर सकते हो लाइक NFTs। उसको आप शो कर सकते हो एक कंट्रोल्ड सिक्योर एनवायरनमेंट में किसी और को, बट उसको एक तरीके से वो बैज है और टोकन है, NFT नहीं है बस। तो इसीलिए उसको सोलबाउंड टोकन्स बोल देते हैं। तो उसकी एक टाइप ऑफ वॉलेट्स होते हैं, सोल वॉलेट्स, जिसमें वो नॉर्मली वॉलेट में वो आ जाता है। हाँ। तो एक्चुअली ये थोड़ी स्टोरी मेरे को बैक उस पर जाना पड़ेगा। जब हम इक्वेट में काम कर रहे थे तो हम सोल बाउंड टोकन्स जो नॉन ट्रांसफरेबल NFTs हैं, तब तक इसका कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं था। बट हम इतने टाइम से, क्योंकि मैं आपको बताया ना गवर्नमेंट बैकग्राउंड से, थोड़ा माइंडसेट भी गवर्नमेंट वाला आ जाता है कि कहीं पर भी जहाँ पर भी कुछ गड़बड़ हो सकती है उसको रोकना है। तो वहाँ पर तब हमारे को स्टैंडर्ड हमें लगा कि बिकॉज ऑफ, देखो ब्लॉकचेन वैसे ही परमिशनलेस है नेचर से, फिर उसके टोकन्स भी ट्रांसफरेबल है, तो इसमें ना बहुत सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से आप सिक्योरिटी मेजर्स को इम्प्लीमेंट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो हमने सोल बाउंड टोकन्स इक्वेट में जब हम बना रहे थे, तो उसका रीज़न ये था, बैजेस और उसके लिए नहीं था, उसके लिए ये था कि हम एक तरीके से अकाउंट एब्स्ट्रैक्शन को हम सोल बाउंड टोकन्स के थ्रू कर रहे थे। कैसे कर रहे थे कि अभी आपका जो टोकन का बैलेंस है, आप जो भी टोकन स्टोर करते हो वो आपके वॉलेट में स्टोर होता है, हम उस टोकन को सोल बाउंड टोकन के अंदर स्टोर कर रहे थे, बजाय आपके नेटिव वॉलेट में एक नॉर्मल टोकन को स्टोर करने के। हम उस लेट्स से हम एक इथीरियम हम यहाँ पे टोकन से क्रिप्टो की बात कर रहा हूँ। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ कि अभी इथीरियम आपके वॉलेट में स्टोर होता है, हम इथीरियम को आपके वॉलेट में नहीं, आपके सोल बाउंड टोकन में स्टोर कर रहे थे, ठीक है। और उसके साथ जो अनपैरेलल्ड जो फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, सिक्योरिटी मेजर्स आ जाते हैं, आप वो कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज हाउ इट स्टार्टेड। बट जैसे जैसे हम इसमें और डीप डाउन गए, वो गया, तो यही समझ में आया कि इसको अगर हम सोल बाउंड टोकन, बिकॉज ना एक और टोकन स्टैंडर्ड क्रिएट करके आप रैप करते हो तो वो गैस एफिशिएंट इतना नहीं होता है, ठीक है। तो उसको अगर आप डायरेक्टली एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वॉलेट के अंदर आप कर दो, अब इसमें ड्रॉबैक बस ये होता है कि वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वॉलेट आपको हर एक वॉलेट में नहीं दिखेगा, हर एक वॉलेट में नहीं चलेगा। बट अगर आपने सोल बाउंड टोकन में स्टोर कर रखा है तो किसी भी वॉलेट में आप अपना बैलेंस और उसका सोल बाउंड टोकन और जो इथेरियम का बैलेंस है वो देख सकते हो। तो अगेन जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम देयर। सो मैं अभी रेपुटेशन और बैजेस और उन सब की बात भी नहीं कर रहा, वो बड़ा बेसिक यूज केस था। DeFi को इसमें करने के लिए अकाउंट एब्स्ट्रैक्शन या जो अभी टोकन बाउंड अकाउंट्स भी आपने सुना होगा, जिसमें NFT के कंट्रोल के थ्रू आप बाकी के अपने फंड को यूज कर सकते हो। तो ये हम 2018-19 में आई थिंक हमने ऐसा कुछ हम बना लिया था, या उसी पे उस तरीके से कर रहे थे। तो तब से हम सोल बाउंड टोकन पे ऑलरेडी काम कर रहे थे। मिंट जो रिसर्च पेपर आया उसके आने से पहले भी हो गया था, हमें बस पता नहीं था उसको क्या बुलाना है, और तब उसका एक वो नहीं था।
बट तो फिर उसी को हमने कंटिन्यू करते हुए, जो अभी अकाउंट एब्स्ट्रैक्शन की हम बात बोल रहे हैं एकदम सिंपल टर्म्स में, बेसिकली अकाउंट एब्स्ट्रैक्शन यूज करके हम वही यूजर एक्सपीरियंस देना चाहते हैं जो आपको एक सेंट्रलाइज एक्सचेंज पर मिलता है, कि जहाँ आपको ब्रिज नहीं चाहिए, जहाँ आपको मल्टीपल गैस की टेंशन नहीं लेनी, वो सब नहीं करना। तो वो यूजर एक्सपीरियंस, एफिशिएंसी और वो जो चीज़ें जो सेंट्रलाइज एक्सचेंज में है, वो हम डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में ला रहे हैं। काफ़ी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा डिटेल्ड हो गई इस पॉडकास्ट में, तो कभी हम दोबारा बैठेंगे तो नॉर्मल और बेसिक टॉपिक्स पे बात करेंगे। तो आखिरी में कुछ कहना हो आपको? नहीं यार, मैं तो बस यही बोलना चाहता हूँ कि ये टाइम है, जितने आप यंग हो उतनी गलतियाँ करो, उतनी जल्दी गलतियों से सीखो और उतनी जल्दी आगे बढ़ो। और एक्चुअल में कुछ सही गलत नहीं होता, जो भी आपकी गट फीलिंग है, गट कॉलिंग है, वो कर लो, बट किसी चीज़ के इन्फ्लुएंस में आके मत करना, क्योंकि फिर सब कुछ करने के बाद आपको लगेगा यार ये क्या कर लिया, इससे तो बढ़िया नहीं करते। शाइनी ऑब्जेक्ट मतलब हाँ, के पीछे मत तो पड़ो। बस जो आपको एकदम एक वो क्या बोलते हैं ना, कुछ चीज़ों को डिले करना चाहिए, और बार बार अगर आपको वो चीज़ कॉलिंग आ रही है कि नहीं यार इसमें ये भी ठीक है, ये भी फिर करना चाहिए, तो आई थिंक दैट कैन हेल्प। बट अगेन योर पर्सनल कॉल, करते रहो कुछ ना कुछ, मतलब मचाते रहो, यही बोल सकता हूँ मैं। जो डेक्स्टर और मधुर के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और बाकी एक हमने एक और शायद वीडियो बनाई है, वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और थैंक यू सो मच मधुर, मेरे पॉडकास्ट पे आने के लिए, अपना टाइम देने के लिए। हमारी बहुत दिन से बात हो रही थी कि करेंगे पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच, और फिर नेक्स्ट पॉडकास्ट में मिलते हैं। और जब तक अगर अच्छा लगा हो कि और कन्वर्सेशन अच्छी हो थी और कुछ नया ऐड करना था, ये चाहते हो कि थोड़ा सा बेसिक ही रखें, तो उस तरीके से आप बता सकते हो, सजेस्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच, और नेक्स्ट पॉडकास्ट में मिलते हैं। थैंक यू, थैंक्स प्रीतम। थैंक यू।